हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक सारी बात करेंगे। और इसका एप्लीकेशन किस तरह से है रिमोट सेंसिंग में, वो भी हम बात करेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक चलने वाले हैं। तो आराम से सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसका नाम देखो क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, EMR शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज दिख रही है, एक तो है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो मैग्नेटिक का जो यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जैसे एग्जांपल सन से जो एनर्जी आ रही है ना, वो रेडिएशन की फॉर्म में है। तो रेडिएशन यहाँ किस लिए यूज हो रहा है? एनर्जी के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैग्नेटिक यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। और ये रेडिएशन फॉर एनर्जी की जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो किससे हो रहा है? रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। जैसे आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए जो रेड में आपको दिख रहा है, बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो आपको ब्लू में शो हो रहा है, ये जो फील्ड है वो है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये इसकी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन हो गई बेसिकली। और यहाँ पे एक चीज और है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कहने का मतलब जैसे आप यूं मान के चलिए, एक सरफेस पे ऐसे कोई चीज है तो ये इसके ऐसे है ना, परपेंडिकुलर है, बेसिकली यूं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है बेसिकली। और जो बेसिकली फील्ड दोनों हो गए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे सन है, सूर्य है, यहाँ से आपको पता है रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी आ रही है। और एक प्रोसेस चलता है सन पे, आपको पता है, जहाँ एनर्जी बनती है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसकी वजह से एनर्जी बन रही है। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। देखिए अर्थ पे रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, अर्थ की तरफ आ रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है इसमें, और एक दूसरे के वो क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये इसका डायरेक्शन हो गया। अगर इसको हम डिफाइन करें, अगर इसकी परिभाषा पढ़े तो क्या हो जाएगा? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, बेसिकली एनर्जी आ रही है ना। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट्स विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग का मतलब जो ये मूवमेंट हो रहा है ना, ऐसे आ रही है, ये ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग ये हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो ट्रांसफर यूं जिगजैग चल रही है, ये ऑसिलेटिंग कर रही है। तो ये कह रहा है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपोगेट्स विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म है जो प्रोपोगेट हो रही है कि किसके ऑसिलेटिंग से? मैग्नेटिक और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से। और यहाँ पे आप एक चीज देखिए, वेव लेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ, आपको एक रिलेशन की बात करूंगा मैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से आपने देखा होगा, शॉर्ट एफ से भी, है ना, न्यू से भी, और ओमेगा से भी करते हैं डिनोट। तो ये कहाँ पे कौन सा बेसिकली हम साइन या सिंबल यूज करते हैं, वो भी मैं बात करूंगा। बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो अपनी वेवलेंथ होती है उसके साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। कैसे? आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, वेव की लेंथ क्या है? लेंथ एक लंबाई है, उसकी डिस्टेंस। जैसे देखिए, यहाँ से हम चल रहे हैं, ये चला, ये चल रही है, और ये चली, ये चली, यूं आया, ठीक है। आराम से देखो इसको। तो ये एक हायर पीक यहाँ पे ले लीजिए। तो ये यहाँ, ये पीक और ये पीक, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वेव की लेंथ है। ये क्या है? वेव की लेंथ है। जो हम हायर की जो ऊपर वाली पीक वाली लाइन को हम दोनों को देख रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? वेव लेंथ है। अगर इसी तरह हम नीचे की बात करें तो ये इसकी और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? वेव लेंथ है। क्या है? वेव लेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली फ्रीक्वेंसी, जैसे एक आपने देखी होगी, कोई वेव यूं चले, है ना, यानी कि पर यूनिट टाइम कितना ऑसिलेशन हो रहा है।
तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेव की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, क्योंकि देखो इस जो हाई पीक है ये आपस में पास पास आते जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ इस कोर्स के बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं, इसको मैं लास्ट में बात करूंगा आराम से, पहले इस टॉपिक को आराम से समझते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे, अगर ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा है ना, तो इसको कौन सा वेव बोला है, शॉर्टर वेवलेंथ है, यहाँ की वेव की लेंथ है वो कम है। आप खुद देखिए, एक तो वेव ऐसे चल रही है, ये चल रही है ना, और एक वेव यू चल रही है ना, तो ये जो लेंथ है ये वेवलेंथ है, तो ये जो बीच में ये वेवलेंथ है ये कितनी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी कि पर यूनिट टाइम जो ऑसिलेशन ज्यादा है, तो जो हायर पीक है वो पास पास हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, तो वेव की लेंथ है वो कम हो जाएगी। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो इनका रिलेशन होता है, हम ये बात करें तो ये यूं रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, और जैसे जैसे इधर चल रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और वेव लेंथ बढ़ रही है। देखिए यहाँ की वेव की लेंथ ज्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ से, और यहाँ की बहुत ही कम वेव लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पर यूनिट टाइम ऑसिलेशन बहुत ज्यादा है उस जगह से निकलने का, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर क्लियर है, बात समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जो हायर हम जो वेव की लेंथ ले रहे हैं, बीच का जो डिफरेंस ले रहे हैं, ये जो डिफरेंस है ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वो पास पास आएंगे, तो वो वेव की लेंथ कम हो जाएगी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेव की लेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जैसे हम अरेंज कर देते हैं किसी चीज को, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी चीज को एक रेंज में, एक पढ़ने के लिए अच्छे से दिखे एक रेंज डिसाइड कर देना, उसको बता देना कि अच्छा ऐसे स्टडी करने में इसको आसानी होगी ना, तो एक तरह से स्पेक्ट्रम एक रेंज है, क्या है बेसिकली, एक रेंज है, वहां पे क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ इसमें आप देखो, यहाँ वेव की जो लेंथ है वो कम है इसमें, यानी कि शॉर्टर वेव लेंथ है और हायर फ्रीक्वेंसी है, और हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, हाई एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी हाई है, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो एनर्जी भी क्या है, हाई है। तो यहाँ जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे देखिए वेव की जो लेंथ है वो बढ़ रही है, और वेव हो रही है वो लॉन्गर वेवलेंथ हो रही है, तो इसको अरेंज किया गया है। जैसे अगर हम देखें, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, और ये विजिबल रेज, विजिबल रेज में हम समझते हैं ना, विबग्योर है ना, वो पढ़ते हैं विजिबल, और उसके बाद इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। तो जैसे जैसे हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं, गामा वेव से रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो वेवलेंथ है वो तो बढ़ रही है, वेव की लेंथ है बढ़ रही है, यानी कि शॉर्टर से हम लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और एनर्जी भी कम हो रही है। यहाँ पे अगर बात करें तो गामा रेज है वो सबसे शॉर्टर वेवलेंथ है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वेव की लेंथ है वो कम है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और अगर इसमें देखो, अगर गामा रेज को दिखाया गया है तो ये वेवलेंथ दिखाई गई है ना, वेवलेंथ मीटर्स में दिखाई है, जैसे 10⁻⁻14 मीटर से लेके जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो वेव की लेंथ बढ़ रही है, ये माइनस में है पावर, 10⁻⁻14, 10⁻⁻12 है किसका, एक्स रे का, तो गामा रे से ज्यादा है क्योंकि माइनस में है। और जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे जो रेडियो वेव है 10⁻⁴ आ जाएगा प्लस में, तो वेव की लेंथ बढ़ रही है। तो आपको ये स्पेक्ट्रम एक रेंज दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब और थोड़ी चीजों को अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेव की लेंथ है वो दूरी है तो बेसिकली वो किस किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर कर लेते हैं, नैनोमीटर में मेजर कर लेते हैं, 10⁻⁻2 मीटर है ना, यानी कि सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 मीटर यानी कि माइक्रोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर यानी कि नैनोमीटर। इसमें हम बेसिकली इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं वेवलेंथ को। और फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं, आपको पता है, हार्ट्ज में, है ना, 1 हर्ट्ज ऐसे। तो अगर बात करें किलो हार्ट्ज में 10⁻³ किलो हार्ट्ज हो जाएगा, मेगा हार्ट्ज में 10⁻6 मेगा हार्ट्ज हो जाएगा, और गीगा हार्ट्ज में 10⁻⁴
9 हार्ट्ज हो जाएगा। बेसिकली आपसे ये पूछ लेते हैं कि किस में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो हार्ट्ज में करते हैं। अब मैं फ्रीक्वेंसी के सिंबल की बात कर रहा था ना, तो जो ये स्मॉल एफ हम देखते हैं, ये सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी किस में है, साइकिल्स पर सेकंड की बात करते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी इसमें आती है। न्यू की बात करें जो हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी यूज फॉर वेव फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी के लिए जब हम सिंबल यूज करेंगे तो न्यू का यूज करेंगे। पर्टिकुलर इन ये जो क्वांटम फिजिक्स है इसमें यही यूज होता है। ओमेगा की बात करें, ओमेगा, ओमेगा बेसिकली यूज फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, मेजर्ड इन रेडिएशन पर सेकेंड। और हार्ट्ज है वो बेसिकली एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। हार्ट्ज क्या है, अभी हम बात कर रहे थे, ये क्या है, एसआई यूनिट है किसकी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी की। तो ये सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है, आप कई बार न्यू देखते हो, कई बार ओमेगा देखते हो, कई बार स्मॉल एफ देखते हो, तो ये ध्यान से समझ लेना कि कहाँ कैसे यूज होते हैं ये सिंबल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं विजिबल रीजन्स की बात करूं, यहाँ से आपको स्पेशली पूछ लेते हैं किस रेंज में, या फिर कलर का जो बेसिकली विजिबल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम चीजें देख पाते हैं। तो इसका रीजन में देखें तो विबग्योर हम पढ़ते हैं ना, तो वॉयलेट कलर कितना है, 0.4 से 0.446 माइक्रोमीटर है। ब्लू की बात करें तो 0.446 से 0.500 माइक्रोमीटर है। ग्रीन की बात करें, येलो की बात करें, ऑरेंज, रेड, अगर इसमें देखोगे तो इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा कलर में अगर बात करते हैं तो वेवलेंथ किसकी है, रेड की सबसे ज्यादा है। देखिए कलर में ज्यादा चल रहे हैं तो रेड की जो वेवलेंथ है 0.620 टू 0.7 माइक्रोमीटर, इन कलर में सबसे ज्यादा है, इसीलिए रेड कलर हमें यूज करते हैं कि दूर से दिख जाता है ना, पता है ना आपको। तो ये बेसिकली विजिबल रीजन जो है इसका क्या है, वेवलेंथ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सजाने के लिए पूछ लेते हैं कई बार, थोड़ा डीप में जाए तो इसकी वेवलेंथ भी पूछ लेते हैं कि कौन सा किस रेंज में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपने बैंड से क्वेश्चन देखा होगा, बैंड से क्वेश्चन आता है, पी बैंड क्या है, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, है ना, के यू बैंड, के बैंड, ये आता है। तो ये बेसिकली हम जब माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, तो पी बैंड का देखिए 3200 सेंटीमीटर है। उसके बाद एल बैंड की बात करें तो 15 टू 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद एस बैंड है 7.5 टू बेसिकली 15 सेंटीमीटर है। सी बैंड है, आपको ये जो एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, के यू बैंड से क्वेश्चन अब की बार बैंड की जो फ्रिक्वेंसीज है वो पूछी गई थी, अब की बार पेपर में आपने देखा होगा। तो ये जो आप एक स्क्रीनशॉट लेके देख लेना है ना कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कौन से बैंड की, और ये आप नोट डाउन करके रखना, मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ये नोट करके रखना आप, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये बेसिकली जो स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो हमने पूरी बात की कहाँ कैसे यूज हो रहा है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे वेवलेंथ हेडिंग है, और यहाँ पे उसका क्या क्या बात उनके बारे में बात करेंगे। जैसे गामा रे है, गामा रे की अगर वेवलेंथ की बात करें तो लेस देन 0.03 नैनोमीटर आ गया है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, आपको पता है जो इनकमिंग रेडिएशन होगी वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द अपर एटमोसफियर, है ना। और इट एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर रिमोट सेंसिंग। हम रिमोट सेंसिंग की बात भी कर रहे हैं, साथ साथ हमें बात करनी है ना कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो ये रिमोट सेंसिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और गामा रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मिनरल इज डिटेक्टेड बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एज प्रोस्पेक्टिंग मेथड, है ना, ये भी आपको मेथड भी ध्यान रखना है। एक्सरे की बात करें तो 0.03 से लेके 0.3 नैनोमीटर है। इनकमिंग रेडिएशन इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, नॉट एम्प्लॉयड इन रिमोट सेंसिंग, ये भी रिमोट सेंसिंग में यूज नहीं होती है। बहुत आराम से पढ़ लेना, हो सकता है थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा हो लेकिन क्लियर दिख रहा होगा। अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन की बात करें तो 3 नैनोमीटर टू 0.4 mm है, याद रखना। इनकमिंग यूवी रेडिएशन एटमॉस्फेयर वेवलेंथ लेस देन 0.3 नैनोमीटर इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर, याद रखना। और जो फोटोग्राफिक यूवी है 0.3 टू 0.4 mm ट्रांसमिटेड थ्रू द एटमॉस्फेयर, डिटेक्टेबल विद film and photo detector but atmospheric scattering is
सीवियर, ठीक है। और विजिबल की बात करें तो ये रेंज भी आपको याद रखनी है, 0.4 टू 0.7 mm, और डिटेक्टेड विद फिल्म एंड फोटो डिटेक्टर इंक्लूड अर्थ रिफ्लेक्टेंस पीक एट अबाउट 0.5 mm। इंफ्रारेड की बात करें 0.7 टू 300 mm। इंटरेक्शन विद मैटर वेरीज विद वेवलेंथ। एटमॉस्फेरिक ट्रांसमिशन विंडो है ना, ट्रांसमिशन विंडो आर सेपरेटेड बाय एब्जॉर्प्शन बैंड, ये याद रखना है। रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड की बात करें 0.7 टू 3 mm। This is primarily reflected solar radiation and contain no information about thermal properties of material. Commonly इनको डिवाइड करते हैं इंफ्रारेड NIR between 0.7 to 1.1 mm, middle infrared between 1.3 to 1.6 mm, short wave infrared that will be 2 to 2.5 mm। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, इन चीजों को छोड़ मत देना, थोड़े से फैक्ट्स हैं याद रह जाएंगे, है ना। उसके बाद थर्मल इंफ्रारेड की बात करें 3 to 5 mm है। दीज आर प्रिंसिपल एटमॉस्फेरिक विंडो। हम एटमॉस्फेरिक विंडो के बारे में भी आराम से बाद में एक लेक्चर में बात भी करेंगे। एटमॉस्फेरिक विंडो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका बेसिकली कंसेप्ट रहता है। तो थर्मल इंफ्रारेड है 3 to 5 mm। दीज आर प्रिंसिपल एटमॉस्फेरिक विंडो इन द थर्मल रीजन। इमेजरी एट दीज वेवलेंथ इज एक्वायर्ड थ्रू द यूज ऑफ ऑप्टिकल मैकेनिकल स्कैनर, नॉट बाय फिल्म। एंड माइक्रोवेव दैट विल बी द 0.3 to 300 centimeter. These longer wavelength can penetrate cloud and fog. Imagery may be acquired in the active or passive mode। जब हम रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं, रेडार 0.3 to 300 सेंटीमीटर, एक्टिव मोड ऑफ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो ये एक बार आराम से शांति से दोबारा पढ़ लेना, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरी टेबल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो कि क्या है, मैंने पढ़ के भी सुना दिया है, आपके सामने भी है और इसकी रेंज भी लिखी हुई है, वेवलेंथ का सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको पूछना है कि ये बात क्या थी, मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। नहीं पूछोगे तो पता क्या चलेगा, है ना। अब अगर इनका थोड़ा हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे आपको पता ही होगा रेडियो है ना, रेडियो वेव्स की बात है तो यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन, है ना। अगर माइक्रोवेव की बात करें, यूज इन कुकिंग, रडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स के तौर पे यूज किया जाता है माइक्रोवेव। अगर बात करें इंफ्रारेड, ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर्स, रेडिएटर्स, और विजिबल लाइट मेक थिंग्स एबल टू सीन, इसी से हम देख पाते हैं। अगर बात करें अल्ट्रावायलेट, एब्जॉर्ब बाय द स्किन, यूज इन फ्लूरोसेंट ट्यूब्स। एंड बात करें एक्सरे, यूज टू व्यू इनसाइड द बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट, एक्सरे को। और गामा रेज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे भी यूज करते हैं और बेसिकली जो हाई एनर्जी है, जो गामा रेज है, उसका यूज किया जाता है कैंसर सेल को मारने के लिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि गामा रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट्स वाई ये जो ट्यूमर वगैरह होता है ना, हाँ ना, कैंसर सेल्स होती है, उसको किल करने के लिए यूज की जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम बेसिकली रिमोट सेंसिंग का देखें कि कौन सा रीजन है, वो बेसिकली रिमोट सेंसिंग में कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ अप्लीकेशन हो रहा है, तो विजिबल रीजन की बात करें जो 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर है ना। विजिबल रीजन कितना है, ये रेंज भी याद रखना है, 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। मैपिंग, वेजिटेबल हेल्थ, ब्लू, ग्रीन एंड रेड बैंड्स, सब ये यूज होते हैं विजिबल में। ब्लू है ना, ग्रीन एंड रेड बैंड्स यूज होते हैं, और ये किस लिए कहाँ अप्लाई किया जाता है, मैपिंग, वेजिटेशन हेल्थ, इसके लिए। और नियर इंफ्रारेड है जो बेसिकली जो रेंज है वेवलेंथ की है, वो 0.7 टू 1.3 माइक्रोमीटर है। बायोमास एस्टिमेशन के लिए होता है ना। और डिलिनेटिंग वाटर बॉडीज के बारे में जानकारी लेना। और मिडल इंफ्रारेड है दैट विल बी 1.3 टू 3 माइक्रोमीटर। और वेजिटेशन, मॉइस्चर, सॉइल एनालिसिस, स्नो क्लाउड डिफ्रेंसिएशन के बारे में पता करना। थर्मल इंफ्रारेड 3 to 15 माइक्रोमीटर। सरफेस टेम्परेचर, वॉल्केनिक एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ये आपको सब याद रखना है। बेसिकली ये जो वेवलेंथ रेंज है, ये जो रीजन है, वो रिमोट सेंसिंग में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये बात की गई है। माइक्रोवेव 1 mm टू 1 m तक है।
रेडार इमेजिंग, सॉइल मॉइस्चर, पेनिट्रेटिंग क्लाउड फॉग इस यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को देखना है, याद करना है, नोट्स में लिखना है। जो आप शॉर्ट नोट्स तो बना रहे होंगे ना, तो बिल्कुल बढ़िया है। तो हम मैथमेटिकली क्या क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन है उसका क्या होता है, जो हमारे पास रेडिएशन आ रही है सन से, और बेसिकली उसका क्या होगा, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी, या ट्रांसमिट होगी, या एब्जॉर्ब होगी, या स्कैटरिंग हो जाएगा उसका। तो इन सब को मिला देंगे तो हमारे पास जो इनकमिंग है वही आ जाएगी ना, उतनी आई थी। जो आ रही है उसका या तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है, या ट्रांसमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, या स्कैटर हो रही है। इस सब को जोड़ देंगे तो इनकमिंग जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो आ जाएगी। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझनी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, कमेंट बॉक्स में बताना कोई डाउट है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको वो भी आप बताना। अब आपको मैं बता देता हूँ, अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहे हैं। यहाँ पे आप व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, 10 की 10 यूनिट, कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। जून सेशन के लिए भी आपको, इस सेशन के लिए भी एडमिशन ओपन है ना, शॉर्ट में सारा एक साथ करवाया जा रहा है, बिल्कुल एक साथ मिल जाएगा आपको। और एक बैच सिर्फ PYQs का भी है इन्वायरमेंट साइंस में, हमारी वेबसाइट और ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक भी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और पेपर 1 के साथ कॉम्बो पैकेज भी आप इस सेशन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, आराम से पढ़ाई करो, बिना किसी टेंशन के, बहुत रिलैक्स होकर सारी चीज़ों को करना है। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये आपको कैसा लगा। अगर सब ठीक लगा तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और नोटिफाई कर लें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आती रहे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर।